है। बीती रात से ही ये मुठभेड़ शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना का व्यापक आतंकवादी रोधी अभियान यहां पर जारी है। ये बीते शाम दोपहर के बाद से शुरू हुआ था। संदिग्ध गतिविधियों पर सेना ने ये एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर कश्मीर का कुपवाड़ा जिला जहां के केरन सेक्टर में इस वक्त सेना का व्यापक आतंकवादी रोधी अभियान यानी कि एनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से आपको ये अपडेट दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की, कुछ संदिग्ध गतिविधियों की यहां पर जानकारी मिली थी। कुछ समय पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये फाइल फोटोज हैं। और कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ये आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कल शाम से ही लगातार जारी है। ये व्यापक आतंकवादी रोधी अभियान, जहां आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए ये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। 7 राष्ट्रीय राइफल्स, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी याह्या सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, अभी तक क्या अपडेट मिल रहे हैं? कौन सा इलाका है जहां पर केरन सेक्टर में ये मुठभेड़ जारी है? हाँ जी जास्मीन, मैं आपको बताते चलूं कि केरन सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, वहां पर गुज़िश्ता शब ही दरअंदाजों ने इस बार दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने उस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। दरअंदाजों ने दरअंदाजी करने की कोशिश, ताहम फौज ने उन्हें ललकारा, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। फौज ने जवाबी कार्रवाई की, ताहम दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। फौज ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों यानी कि दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है, क्योंकि ये इलाका जो है ये पाक से इसकी सरहदें लगातार मिलती है और एक घना जंगलाती इलाका है। वहां पर जो ही दरअंदाज इस पार आ जाते हैं तो उन्हें ढूंढ निकालने के लिए फौज को काफी मुश्किलात और चैलेंज रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा जंगलाती इलाका है, पहाड़ी के ऊपर है, तो काफी मुश्किलात भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो तफसीलात हैं, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई है, ताकि जो दरअंदाज इस पार हैं वो किसी तरह से फरार होने में कामयाब ना हो सके। और इस तरह से अभी तक जो तफसीलात फौज के मुताबिक बताए जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन है, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है और यानी कि दरअंदाजों का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाहते हैं कि मौसम का फायदा उठाएं, क्योंकि पहले ही अंदर आने की कोशिश करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ी तकरीबी कार्रवाई ये अंजाम दे सकते हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल याह्या, साथ ही जरा ये भी बताएं कि रिहायशी इलाका यहाँ से कितने दूर है, लोगों का जो आवाजाही का रास्ता है वो कितने दूर है, क्योंकि खबर ये भी है कि लोगों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है। हाँ जी जास्मीन, जो ये इलाका है, मैंने पहले कहा कि इसकी सरहदें पाक से मिलती हैं, लेकिन जंगलाती इलाका है, लेकिन इसके जो इलाका वहाँ से रिहायशी इलाके हैं वो थोड़ी दूर है, लेकिन उन्हें पहले ही ये इतला दी गई है कि वो अपने ही घरों में रहे, मूवमेंट ज्यादा बाहर न करें, क्योंकि वो सवेरे से ही मवेशियों के साथ जाते हैं या बालन या दीगर चीजें लाने के लिए जंगलाती इलाकों का रुख करते हैं। उन्हें फिलहाल कहा गया है कि वो जंगलाती इलाके का रुख न करें, क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि वो फिलहाल जंगलाती इलाकों का रुख न करेंगे, बालन या मवेशी चुराने के लिए वहां पर न जाए। तो इस तरह से पहले ही फौज ये चाहती है कि कोई इंसानी जान तलफ न हो, खासतौर पर आम इंसान। बाकी जो इस वक्त दरअंदाजों के खिलाफ जो है ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त जारी है और फौज अलर्ट है। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं ताकि दरअंदाजों के साथ उन्हें फौरी तौर पर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी दरअंदाजों के एक ग्रुप जो है, पहले ही वहां पर एक दरअंदाज मारा गया था जो इससे पहले इनकाउंटर उस इलाके में हुआ था। तो लगातार फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट है, खासतौर पर एलओसी पे अलर्ट है। एक आखिरी सवाल ये कि इस वक्त टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसके बाद फिर चिल्लाई कलान शुरू हो जाएगा और सीमावर्ती इलाकों में, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसे में घुसपैठ की कोशिशें करना संभव नहीं होता है। और उससे पहले आतंकवादी ये कोशिश करते हैं कि घुसपैठ जितनी ज्यादा हो सके उतनी कर ली जाए। ऐसे में इस टाइमिंग को देखते हुए, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए जा रहे हैं सेना द्वारा या फिर पुलिस द्वारा या तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा, ताकि इस तरह की कोशिशों को आगे आने वाले समय में रोका जा सके?
जी जास्मीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फौज को पहले ही ये खबर है आजकल के दौर में, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि बर्फबारी से पहले पहले जो है दरअंदाज इस पार आने की कोशिश करते हैं, तो पहले ही पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर ऐसे आलात रखे गए हैं जो पहले ही ये इतला फराहम करते हैं कि दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ये इस तरह का फायदा भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब बर्फबारी हो जाती है तो पूरा इलाका सफेद चादर में ढक जाता है, तो वो पोशाक भी सफेद पहन कर आते हैं, तो उसकी वजह से वो फौज को चौंकना, फौज को जो है किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि फौज को मालूमात ना हो, लेकिन फौज ने ऐसे आलात जो है वो सरहद पर रखे हैं कि उन्हें पहले ही पता चल पाता है कि इस बार आने की कोशिश, यानी कि इस तरह से हम ये कहेंगे कि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है फौज अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, बीएसएफ अलर्ट है। उन्हें पता है कि दरअंदाज जो है वो कोशिश करेंगे बर्फबारी से पहले पहले इधर आने की, लेकिन उन्हें पहले ही वहीं न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये फौज ने एक बड़ी हिकमत अमली तैयार की है और उनके पास ये इनपुट्स भी हो जाते हैं कि दरअंदाजी करने वाले कब और कैसे आना चाहते हैं, तो उस पर जो अलर्ट रहता है, अलर्टनेस है फौज में। अब तीनों यानी कि फौज, पुलिस जो है, फौज जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है, तीनों मिलकर अब सरहदों की निगहबानी करते हैं, वो भी 24 घंटे। और इस तरह 24 घंटे जब फौज की निगहबानी और गश्त पार्टियां रहती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो पहले ही इस तरह की जो है इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। और आज एक बड़ी कामयाबी है कि एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, उन्हें पहले ही धकेल दिया गया और वहां पर इस वक्त जो है आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी है। जी जास्मीन, बिल्कुल, यहाँ आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो यहाँ पर सेना पूरी तरह से अलर्ट है और बड़े पैमाने पर ये मुठभेड़ यहाँ पर जारी है। आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जल्द से जल्द की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब उपचुनावों की भी। बात होगी नगरोटा की, जहां उपचुनावों के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान डे 1 से जारी है और देवयानी राणा के लिए प्रचार अभियान को तेज और कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज प्रचार करेंगे, देवयानी राणा के लिए वो प्रचार करेंगे। और जिंद्रा इलाके में डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज देवयानी राणा के लिए प्रचार करेंगे। और नगरोटा उपचुनावों की जंग भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। सीधा मुकाबला यहां एनसी की शमीम बेगम और बीजेपी की तरफ से दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा के बीच देखने को मिल रही है। और ऐसे में हर्षदेव सिंह जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी मुकाबला हो सकता है। और नगरोटा की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। और इस बीच आज उपचुनावों के लिए जो प्रचार अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज खास तौर पर देवयानी राणा के लिए प्रचार करेंगे। और देवयानी राणा के अंकल भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका पारिवारिक एक तरह से रिश्ता भी रहा है। और दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा, जो कि लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था, उन्होंने भारी मतों से 30,000 के आसपास मतों से वोट हासिल, जो वोट डिफरेंस था वो 30,000 के आसपास का था और उन्होंने एक बड़ी जीत यहां से दर्ज की थी। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी समीर भट्ट इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। समीर, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं नगरोटा उपचुनावों में। एक तरह से अगर कह लिया जाए तो पारिवारिक रिश्ता भी है, अपनी भतीजी के लिए प्रचार करने। जी बिल्कुल, जो पहली बार जितेंद्र सिंह जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आज पहली बार देवयानी राणा के प्रचार में जा रहे हैं। और 12 बजे के करीब वो जिंद्रा एक एरिया है, तकरीबन 2 घंटे का सफर है जम्मू से, बहुत ही बड़ा एरिया है ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ पे के जो लास्ट मोड़ पे जिंद्रा एरिया है, वहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे। और जितेंद्र सिंह जो है उनके अंकल लगते हैं और कहीं ना कहीं कई दिनों से लगातार वो बिजी थे। जब हमारी बात पहले उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई है, जिसमें गोवा मिजोरम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो जरूर टाइम निकाल के देवयानी राणा के हक में प्रचार करेंगे। और कहीं ना कहीं आज की जो रैली है बहुत इम्पोर्टेंट रैली है और वहाँ पे क्योंकि अपनी भतीजी के लिए वो वोट मांगेंगे और कहीं ना कहीं जो फैमिली टच होता है, आपको पता ही कितना इमोशनल उनके लिए भी एक मौका है, क्योंकि उनके भाई जो है वो देवेंद्र सिंह राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी के लिए अब वो प्रचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार के दौरान जो रैली है
उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी भतीजी के लिए वोट तो मांगेंगे, लेकिन जो मोदी सरकार की पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसके बारे में भी लोगों को सूचित करेंगे। तो आज कहीं कुछ दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में रैली की थी और उसके बाद अब बड़े नेता के तौर पर जितेंद्र सिंह आज रैली करेंगे। सबकी नजरें उसी रैली पर हैं और वो क्या क्या बात वहाँ करते हैं, किस तरह से इस रैली के जरिए लोगों को संदेश देते हैं, उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि नगरोटा उपचुनावों के लिए देवेंद्र सिंह राणा का जो वर्चस्व था अपने आप में, जब वो एनसी में थे उस वक्त भी, और फिर उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली 2020 के बाद, उसमें भी, उस वक्त भी देवेंद्र सिंह राणा का जो वर्चस्व था वो आज भी नगरोटा में उसी तरह इंटैक्ट है, और उसी के दम पर देवयानी राणा को एक तो सिंपैथी वोट और ऊपर से देवेंद्र सिंह राणा की जो वहां पर पकड़, जो साख, जो प्रतिष्ठा है, उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा देवयानी राणा को मिलेगा। इसीलिए वो अपनी इतनी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है और मैंने लगातार 3-4 इंटरव्यूज उनकी किए हैं जब से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की है, और तब से लेकर हर बार मैंने देखा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। उसका एक रीजन ये है जैस्मिन के, एक तो सिंपैथी है, जो सिंपैथी फैक्टर है, दूसरा देवेंद्र सिंह राणा ने उस कॉन्फ्रेंसी में बहुत काम किया। अगर हम 2014 में देखें, वहाँ वो एमएलए बने थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर, फिर 24 में बीजेपी, लेकिन इस दौरान कोरोना के बीच में भी वो लगातार नगरोटा जाते थे। मुझे याद है मैं उनसे पूछता था कि आपको डर नहीं लगता आप कोरोना, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो कहते थे कि नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे लोग ही मेरा सब कुछ है। और एक बार क्या हुआ कि जब वो कोरोना में नगरोटा गए थे तो शाम को घर पहुंचे और जब मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो कोरोना हो गया है। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लोगों से इन टच में रहे, अपने लोगों से उन्होंने कभी भी जो है कनेक्शन नहीं छोड़ा और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट क्या किया, प्यार दिया लोगों के मसले, जिसका उनकी बेटी को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और देखना होगा कि किस तरह से आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब प्रचार करेंगे और देवयानी राणा के समर्थन में किस तरह से वोटों की अपील करेंगे, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। और नगरोटा के बाद बडगाम की बात, जहां एनसी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत एनसी के कई नेताओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया है, तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। बडगाम में उपचुनाव की सरगर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार रैलियां कर रहे हैं और एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। लोगों से संवाद के दौरान उमर अब्दुल्ला ने ये दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी उम्मीदवार अपनी रणनीति के तहत उतारे हैं और जो उनके साथ है वही आगे भी उनके साथ नजर आएंगे। हमने अपने उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद एनसी के अंदर मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा रुहुल्ला इस बार प्रचार अभियान से दूर नजर आ रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष की बातें सामने आने लगी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि आगा रुहुल्ला की नाराजगी एनसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनता इन अंदरूनी मतभेदों को देख रही है और इस बार का जनादेश साफ बदलाव की ओर इशारा करेगा। नगरोटा बीजेपी स्वीप करेगी। रही बात बडगाम की, तो बीजेपी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। मैं लगातार वहां हमारी कैंपेन चल रही है और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस बडगाम में भी रहेगा। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधा हमला बोला। जम्मू में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उमर सरकार को पूरी शक्तियां मिली है, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं कर रही।
उन्होंने एनसी और पीडीपी दोनों पर आरोप लगाया कि इन दलों ने हमेशा राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया और जम्मू कश्मीर के विकास को पीछे धकेला। तो मैंने उन्हें आज भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम है। आप देश को तोड़ने वाली, देश के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ बयान देने वाले काम मत करें। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने बीजेपी और पीडीपी दोनों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी आज एनसी की नीतियों पर सवाल उठा रही है, जबकि यही पार्टी कभी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में रही थी और उसने कश्मीर को मुश्किल हालात में धकेला। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अफवाहों के बजाय विकास कार्यों को देखकर फैसला करें। उन अपने गुनाहों का पहले वो जवाब दे। हमने एक बरसों में जो काम कहे थे उनमें से बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो 370 का रेजोल्यूशन हो, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबिलिटी का पेंशन हो, विडो पेंशन हो, मैरिज असिस्टेंस को बढ़ाने की बात हो, उससे क्वालिफिकेशन निकालने की बात हो, दरबार मुंह की बात हो, 10 kg जो है AEY में राशन देने की बात हो, चाहे उसके अलावा क्वालिफिकेशन बार उससे निकालने की बात हो, सरकारी मुलाजिम या हॉस्पिटल या स्कूलों को अकाउंटेबल बनाने की बात हो, CPWs की प्रमोशन की बात हो, जो मुलाजिम बेचारे जिनको कोई पूछता नहीं था उनकी DPCs की बात हो, वो इस सरकार ने 1 साल में किया। कॉलेजेस में जहां आपके पास प्रोफेसर नहीं है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 140 के नए रिक्रूट करवाए, 725 लेक्चररों की पोस्ट रेफर की है रिक्रूटमेंट बोर्ड को, 625 पैरामेडिकल स्टाफ की रेफर की है, 500 नए डॉक्टर्स दिए हैं, हर जगह सिटी स्कैन, कैथ लैब, MRI पहुंचा दिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को अकाउंटेबल बनाया। आज बीमार जाता है डॉक्टर उसको अटेंड करता है, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। ये हमारी 1 साल की कारकर्दगी। बडगाम की सियासी तस्वीर फिलहाल पूरी तरह राजनीति और चुनावों के चलते गर्म है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं बीजेपी और पीडीपी दोनों उन्हें घेरने में लगी हैं। एनसी विकास और स्थिरता के एजेंडे पर चुनाव मैदान में उतरी है, जबकि बीजेपी जवाबदेही और राष्ट्रहित के मुद्दों को जनता के बीच रख रही है। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को बडगाम की जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि ये नतीजे सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि कश्मीर की सियासी दिशा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।